कि अपने कुछ कार्यकर्ताओं को वो पिन करके भेजते हैं कि लड़ाई झगड़ा करो और जो सच की आवाज़ है उसको दबाओ। बस ये वो कर सकते हैं जो करते हैं, लेकिन उनमें ये इतनी साहस नहीं है कि वो सामने से उत्तर दे पाए। हम तेरा सामने लिए हैं कि बतावे ले कि देखो तेरा सरायरंजन में 15 साल से कहीं लूट मचल है। हम ये बतावे लिए हैं कि माननीय मंत्री के संरक्षण में सरायरंजन के लूटे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो लाठी और डंडे की लड़ाई, ये विजय कुमार चौधरी की परिभाषा है, हमारी परिभाषा नहीं है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग ही हमारी शक्ति हैं, लोग ही हमारी ताकत है। उनके बीच जा रहे हैं, उनसे सहमति ले रहे हैं। हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। वीआईपी पार्टी के नेता, कदावर नेता माने जाते हैं और यहाँ के समाज सेवी कुणाल कुमार जी है। सीधा उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। कुणाल जी, जिस मुहिम को लेकर आप 7 दिन की यात्रा पर अपने विधानसभा में निकले हैं, जनता का प्यार भी मिल रहा है, कई खुलासा आप कर रहे हैं। ऐसे में आज मंत्री जी का भी सामना आपके साथ हो गया। जहां पर आप सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां से मंत्री जी का काफिला गुजर रहा था। कैसा था उस समय का दृश्य? देखिए, मंत्री जी के पास इतना साहस नहीं है कि सरायरंजन के इस बेटे से मुखातिब हो पाए। मैं तो खड़ा था वहाँ और कह रहा था कि जो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो माननीय मंत्री को कहिए गाड़ी से उतर के और मंदिर में वो शपथ लेंगे। लेकिन वो तो बंद गाड़ी में थे, वो चले गए। लेकिन वो ये कर सकते हैं इतनी ओछी हरकत कि अपने कुछ कार्यकर्ताओं को वो पिन करके भेजते हैं कि लड़ाई झगड़ा करो और जो सच की आवाज़ है उसको दबाओ। बस ये वो कर सकते हैं जो करते हैं, लेकिन उनमें ये इतनी साहस नहीं है कि वो सामने से उत्तर दे पाए। श्री राम जानकी कॉलेज और हॉस्पिटल आनन फानन में मंत्री जी चुनाव से पहले जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर दिया, उद्घाटन कराने आ गए। लेकिन विधि व्यवस्था को लेकर वहां पर जो रिक्त स्थान है, जिसको पूर्ति नहीं किया गया है, उसको लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। 7 दिन की यात्रा पर निकले हैं, आज दूसरा दिन समाप्त हो गया, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का प्यार मिल रहा है? बिल्कुल भरपूर मिल रहा है। और जो मुद्दा हमारा है, रेखांकित करने वाली बात यह है कि इससे 3 महीने पहले जो हमने यात्रा निकाली थी, उसके बाद ही कुछ व्यवस्था उसमें हुआ है। उससे पूर्व कोई व्यवस्था नहीं था। विभिन्न चैनलों में इसका स्टिंग ऑपरेशन भी है। तो हमने जब पद यात्रा निकाली उसके बाद यहाँ वहाँ कुछ व्यवस्था हुई जो अपर्याप्त है। और मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि भाई उसमें जो इमरजेंसी सेवा है उसको आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। और अभी भी मंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता तब मिलती है जब उसमें 100 बेड का फंक्शनिंग हॉस्पिटल हो। तो अब बताइए कि जब उद्घाटन का अर्थ ये होता है कि औपचारिक रूप से घोषणा हो जाती है कि अब ये मुकम्मल तौर पे तैयार है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सड़क हो, ब्रिज हो या हॉस्पिटल हो। ये कैसा उद्घाटन था, कैसा उद्घाटन था कि 1 साल 7 महीना 16 दिन आज हो गया। जब मैं बोल रहा हूँ आज 16 दिन के बाद भी उसमें सारी सुविधाएं मुहैया नहीं की जा रही है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हॉस्पिटल पूरा नहीं हुआ था, मुझे इस बात तक नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा, अगर हॉस्पिटल पूरा नहीं था तो अफरा तफरी में उद्घाटन क्यों किया गया? जब उद्घाटन कर दिया गया तो सारी सुविधाएं तो मुहैया हो जानी चाहिए। उद्घाटन से पहले होनी चाहिए। बिल्कुल सारी, जिस दिन उद्घाटन होता उस दिन से सारी कवायद पूरी हो जाती। तो मेरी बस ये मांग है कि भाई ये गलत आपने किया है। आपको उद्घाटन नहीं करवाना चाहिए था अगर कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर कंप्लीट हो गया है और कोई पदाधिकारी या डॉक्टर्स या स्वास्थ्य विभाग रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहा है तो ये भी आपकी असफलता है। एक विधायक का काम क्या है? नीतिगत बातों में बदलाव करना। जहाँ नीतिगत अड़चने हैं आप उसको क्यों नहीं शॉर्ट आउट करते हैं? ये किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी है? ये तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तो हम जनता से समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं कि हमारा विश्वास, सरायरंजन के लोगों का विश्वास माननीय मंत्री से हट चुका है। अब हम सीधे राज्यपाल के लिए रुख करेंगे और राज्यपाल से हम मांगेंगे कि आप पे हमें भरोसा है, आप हमें समय दें। मतलब 7वां दिन आप दल बल के साथ पटना पहुंचेंगे? देखिए, दल बल नहीं है, लोगों के लिए दल बल होगा। और मुझे लगता है कि जो विधानसभा की राजनीति करता है और उसके एक कॉल पर अगर 2000-4000 आदमी नहीं इकट्ठा हो रहा है तो उसको विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो दल बल नहीं है। जो लोग देख रहे हैं तो रोज के हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे अभी जा रहे हैं उसी तरह से उस दिन भी जाएंगे, ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। 1 साल पहले इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, है ना? मंत्री जी उद्घाटन कर गए थे। लेकिन सवाल आप खुलासा कर रहे हैं चुनाव से 2 महीना पहले। क्या आप भी चाहते हैं चुनाव लड़ना? बिल्कुल, ये मैं 3 महीने पहले ही मैंने घोषित किया था। और 3 महीने पहले ही मैंने पैदल यात्रा निकाला था। अभी मैं गाड़ी से यात्रा कर रहा हूँ। 3 महीने पहले मैंने पैदल यात्रा निकाली थी और उसी समय इन तमाम मुद्दों को मैंने रखा था
मुझे अगर ठीक से याद है तो 6 जून को मैंने सुभाष चौक पर कहा था कि भाई इसमें अविलंब आप सेवा शुरू कराइए, नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस संदर्भ में 25 जून को माननीय मंत्री ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, यह कहते हुए कि कुछ दिनों में इसको शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त बीत चुका है, सितंबर में हम एंड कर चुके हैं, और अगर अभी शुरू नहीं होगा तो फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेट है कि नहीं होगा। आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद तक कुछ नहीं अब होना। बताइए कि मंत्री जी कितना झूठ बोल रहे हैं। आज उन्होंने अधीक्षक से बयान दिलवाया है कि भाई इसको अविलंब शुरू कर दिया जाएगा। आचार संहिता लगने से पहले अगर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी होगा तभी तो रिक्रूटमेंट हो पाएगा। तो अब आचार संहिता 2-4 दिन में आचार संहिता लगने वाला है, इस महीना में लग जाएगा, और अभी तक रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो कैसे 1 महीने में और 2 महीने में इसको कर लिया जाएगा? ये तो कॉमन सेंस है। ये हर स्तर पर झूठ बोलते हैं, हर चीजों में झूठ बोलते हैं, और यही वजह है कि लोग इनसे बहुत नाराज और त्रस्त हैं। हाँ की वैकेंसी को लेकर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 1000 रिक्रूटमेंट है, और मान लीजिए जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट के लिए है कि जो अवेलेबल है हमारे क्षेत्र में, अवेलेबल नहीं, आप उसको ला रहे हैं, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात आप लाइए। लेकिन जो गार्ड है या 4th ग्रेड है या बड़ा बाबू है, क्लर्क है या कंप्यूटर टेक्नीशियन है, इस तरह का जो पद है उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, जो मेरी वाजिब मांग है, मेरी कोई गैर वाजिब मांग नहीं है। मान लीजिए कि अगर हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल है और हमारे लड़कों लड़कियों को अगर उसमें नौकरी नहीं मिलती है, हमारे बच्चे नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ कहीं मराठी भाषा के नाम पे उसके साथ मारपीट होती है, कहीं तमिल भाषा के नाम पे, कहीं असमी भाषा के नाम पे, बिहारी जो पलायन कर रहा है। और पलायन, देखिए, पलायन करना अलग है, और पलायन के लिए उनको मारपीट की जाती है, भाषाई आधार पर दुर्व्यवहार, मारपीट की जाती है। अब तमाम वीडियो अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को हमें रोजगार दीजिए, और जो डॉक्टर्स हैं उसमें हमें आरक्षण नहीं दीजिए, बाकी शेष जो भी पद है उसमें हमारे स्थानीय बच्चों को आप आरक्षण दीजिए। इन 2 मुद्दों को लेकर हमने यात्रा निकाली है, और इसमें इसी यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिया, जिससे ये बात साबित हुआ है कि माननीय मंत्री के संरक्षण में राम जानकी के करीब 8.5 एकड़ जमीन को माननीय मंत्री के आप्त सचिव ने अपने भगना अम्बुद्धि विशाल और भगनी श्रेया झा के नाम पर केवाला करा के कब्जा कर लिया। और उसी जमीन, उसी खाता खिसरा के जमीन को जब एक तांती समाज के व्यक्ति ने केवाला कराया था तो उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज, म्यूटेशन जिसको कहते हैं, यह कहते हुए खारिज कर दिया गया उसी पंकज कुमार सीओ के द्वारा कि ये विवादित जमीन है, ये मठ की जमीन है, जो केस चल रहा है, इस वजह से इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। और उसी खाता खिसरा का जमीन जब माननीय मंत्री के आप सचिव के भगना भगनी दिखाते हैं तो उनका म्यूटेशन कर दिया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि भाई इसमें इस भ्रष्टाचार को छिपाने में मंत्री जी का योगदान है। अगर मंत्री जी का योगदान नहीं है तो मंत्री जी का आप सचिव क्या कर रहा है, उसको क्यों नहीं हटा देते हैं? और ये आज की बात नहीं है, निरंतर कई सालों से चल रहा है ये मसला। तो मैं ये मुद्दे को लेकर निकला हूँ, 3 मुद्दे को, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। हम पर हमले हुए और उन लोगों ने हमला किया जिसको एक रात पहले माननीय मंत्री के आप्त सचिव जो बबलू जी हैं, उन्होंने गमछा ओढ़ाया था, और जो सुनने में आ रहा है कि खर्च वर्च दिया था कि जाओ और उसको धमका दो, मारो पीटो, ताकि वो आगे आवाज ना उठा पाए। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, और मैं फोटो भी, तमाम जो भी मैं सभा कर रहा हूँ वहाँ फोटो भी मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। जिस मुहिम को लेकर निकले हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल का तो जो मुहिम है आपका, वो तो जंग छिड़े हुए हैं और जनता के बीच में जा रहा है, किस तरह की समस्या देखने को मिल रहा है? देखिए क्या होता है कि जब कोई विदेश से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो जो कूड़ा कचरा वाला होता है उसमें एक रेशमी पर्दा लगा दिया जाता है ताकि वो नहीं देख पाए कि पर्दे के पीछे क्या है। सारंजन के संदर्भ में यही है। सारंजन में जो विकास की गाथा परोसी गई है वो वादे झूठे हैं। अभी मैं जब आप यहाँ बैठ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, मैं चैट जीपीटी पर था, ठीक है, और मैंने ये दिया कि बेस्ट विधानसभा बिहार के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 2-3 कोशिशों के बाद ये जो निकाल के लाया है, ये कहता है फुलवाड़ी, दानापुर, पटना साहिब, राजधानी सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, सासाराम, देहरी, रोहतास में तेज जीडीपी विकास और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गायघाट, गया शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, मुजफ्फरपुर अपेक्षाकृत बेहतर विकास, स्कूल, दवा सुलभता के लिए, सासाराम रोहतास का है, वो कह रहा है पर्यटन और निवेश केंद्र बनता जा रहा है। मतलब सराय रंजन विधानसभा कोई नाम ही नहीं। सवाल है कि 15 साल से आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और विकास नहीं हो रहा। अगर विकास नहीं हो रहा है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अब विकास का दावा क्यों कर रहे हैं?
क्यों रेशमी पर्दा डालकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप बताएंगे कि जो पूरे बिहार में जो औद्योगिक विकास है उस मामले में सरायरंजन नंबर 1? क्या बेरोजगारी दर सबसे बिहार में कम है? क्या शिक्षा का प्रतिशत बिहार में सबसे ज्यादा है? क्या माननीय मंत्री के पास ऐसा कोई डेटा है जिसको वो साझा करें कि उनके नेतृत्व में सरायरंजन ने ये विकास किया? क्या स्वास्थ्य मामलों में उनके पास डेटा है कि अन्य विधानसभा से या अन्य जिलों से समस्तीपुर के हालात बेहतर हैं? नहीं है। तो ये बात साबित करने के लिए पर्याप्त है कि माननीय मंत्री ने एक रेशम का पर्दा डाल दिया है जो इसमें लिखा हुआ है सरायरंजन विकास कर रहा है, और लोगों को वही पढ़ाते हैं, और उनके गुंडे लोगों को उस पर्दे के पीछे जाने से रोकते हैं। तो ऐसे में अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तैयारी क्या है? देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो लाठी और डंडे की लड़ाई, ये विजय कुमार चौधरी की परिभाषा, हमारी परिभाषा नहीं है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और लोग ही हमारी शक्ति हैं, लोग ही हमारी ताकत है। उनके बीच जा रहे हैं, उनसे सहमति ले रहे हैं। हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, और हमें लग रहा है कि करीब हम 20 से 25 हज़ार लोगों का हस्ताक्षर लेके महामहिम के पास पहुंचेंगे। तो जन समर्थन भरपूर मिल रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, जहां मैं सभा कर रहा हूं, मैं लोगों से फीडबैक लेता हूं, वहीं ऑन द कैमरा, ऑन द माइक में लेता हूं, और लोग बहुत सकारात्मक फीडबैक देख रहे हैं। और ये तो वाजिब बात मैं बोल रहा हूँ, कोई गैर वाजिब बात तो नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि जो काम आपने नहीं किया, जिस समय ये मेडिकल कॉलेज बना, तेज प्रताप यादव माननीय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और जो भी वर्तमान में गृह राज्य मंत्री हैं माननीय नित्यानंद राय, उनका स्टेटमेंट है, ऑन द वीडियो रिकॉर्ड है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नरघोघी मेडिकल कॉलेज बनाने में या तो तेज प्रताप यादव की भूमिका है या नित्यानंद राय की भूमिका है, विजय कुमार चौधरी की कोई भूमिका नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भी साझा कर दूंगा। तो एनडीए के एक घटक दल के इतने बड़े कद्दावर नेता जब इस बात को रेखांकित करते हैं, तो ये जानने की जरूरत है कि किस तरीके के मंत्री हमारे प्रतिनिधि हैं जो दूसरे की क्रेडिट की भी चोरी करते हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि माननीय गृह राज्य मंत्री, जो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह राज्य मंत्री, झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब माननीय मंत्री कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं। घटक दल है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि नित्यानंद राय झूठ बोलते हैं। तो पहले मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या गृह मंत्री नित्यानंद राय झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने कहा कि मंत्री जी का और कई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो और क्या क्या राज छुपा के रखे हैं? एक नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि कंबल ओढ़कर घी पीने की कला में अगर किसी ने महारत हासिल किया है बिहार की राजनीति में, तो वो अकेले विजय कुमार चौधरी हैं, और पूरा काला चिट्ठा है। आप इंतजार कीजिए। आप अभी तक मैंने नहीं बताया कि मुंबई में किसकी कोठी है, मैंने ये भी नहीं बताया कि जर्मनी में किसका क्या कनेक्शन है, मैंने ये भी नहीं बताया कि मुख्यमंत्री के यहाँ नौकरी पाने में किसका क्या कनेक्शन था, मैंने ये भी नहीं बताया कि डी के बॉस के साथ जो बिना टेंडर के काम आवंटन हुआ उनमें विजय चौधरी की क्या भूमिका है, मैंने ये भी नहीं बताया था कि जब ये छात्र जीवन में थे तो इन पर क्या आरोप लगे थे और उस आरोप का अभी की राजनीति में क्या इम्पैक्ट है। ऐसे दर्जनों खुलासे हैं जो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अभी तो फिलहाल हमारा एक ही मकसद है कि सरायरंजन में चुनाव से पहले सरायरंजन मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा शुरू होकर, और जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्थानीय लोगों का रिजर्वेशन। पहला एजेंडा आपका वही? बिल्कुल। इसमें नहीं, ये तो चुनाव मुझे लड़ना है, लेकिन चुनाव को भी हमने साइड में रखा हुआ है। अभी हम इस बात पर जन समर्थन जुटा रहा है। बड़े नेता से हरी झंडी मिल गई है महागठबंधन से? नहीं, देखिए भाई, कोई हरी झंडी नहीं है। हर कोई दावे, आशीर्वाद मिला होगा, ऐसे तो आप निकलेंगे नहीं। हर कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब वीआईपी में नहीं था तब मैंने पैदल यात्रा निकाली थी। तो ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, और मैं एक उसमें अभ्यर्थी हूँ। कई अभ्यर्थी हैं, उसमें मैं भी एक हूँ, और किसी एक अभ्यर्थी को मिलना है, जिसको भी मिलेगा मेरी शुभकामनाएं उसके साथ। चलिए, तो ये है मुकेश सहनी के सिपाही, कदावर सिपाही हैं, और जो बिहार सरकार में मंत्री है नीतीश कुमार के खासम खास में से एक माने जाते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले जब उनका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा तो जनता के बीच में वो कैसे जाएंगे, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।